फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मेमोरी टॉपिक, जो कि हमारे कंप्यूटर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेंगे कि मेमोरी आखिरकार है क्या। So, what is memory? It is used to store data and instructions. A memory is just like a human brain. अब जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, उसे हम एक इंसान के ब्रेन के साथ जो है कंपेयर करते हैं। जो मेमोरी है उसके अंदर हम अपना डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. तो हमारा जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसे कोई भी फाइल्स, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस करनी होती हैं वो कहाँ से आती हैं? वो हमारी सारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं और वहाँ से उसे फेच करके ही प्रोसेसर जो है उन्हें प्रोसेस करता है। तो मेमोरी हमारी एक ऐसी स्पेस है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स और सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर्ड हैं। आपकी कोई भी फाइल्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आप कंप्यूटर में रखते हैं वो सारी जो है वो मेमोरी के अंदर सेव्ड होती हैं। जैसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन के अंदर, उसकी ब्रेन के अंदर जो है सेव्ड होती है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो ये वाली स्लाइड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें इसके ऊपर। ये एक ओवरऑल चार्ट है इस पूरे चैप्टर का जो हम कवर करने वाले हैं और किस तरह से जो हमारी मेमोरी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले जो हमारी मेमोरी है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक प्रोसेसर है, जब उसे कोई भी प्रोसेस को प्रोसेस करना होता है, उसके लिए जो सारा हमारा डॉक्यूमेंट, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी जो डेटा है वो कहाँ से आता है? वो एक मेमोरी से आता है। अब वो कौन सी मेमोरी से आता है? तो इसे इजीली याद रखने का मतलब देखिए कि जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी का मतलब है जो पहले आता है, सेकेंडरी का मतलब है जो बाद में आता है, करेक्ट? तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, मतलब कि प्रोसेसर के साथ जो है आराम से एक की तरफ से प्रोसेस कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। तो हमारा प्रोसेसर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्राइमरी मेमोरी से लेता है और जो प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेकेंडरी मेमोरी से लेती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली हमारे प्रोसेसर के साथ अटैच नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, तो ये समझिए कि जो प्रोसेसर है वो प्राइमरी मेमोरी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और सेकेंडरी मेमोरी के साथ इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो किस तरीके से आगे डिवाइडेड है। हमारा प्राइमरी मेमोरी आगे दो पोर्शंस में डिवाइड होता है। एक पोर्शन है कैश मेमोरी और जो दूसरा पोर्शन है वो है मेन मेमोरी। अब ये क्या होते हैं ये हम डिटेल में आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम जस्ट उन्हें क्लासिफाई करेंगे। चलिए मेन मेमोरी के आगे क्लासिफिकेशंस देखेंगे। मेन मेमोरी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक है रैम और एक है रोम। अब जो रैम है वो आगे दो प्रकार की होती है, एस रैम एंड डी रैम। अब एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इनकी फुल फॉर्म्स है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। और जो हमारा रोम है वो हमारे आगे तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, वो है पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम, जिसे हम E2 PROM भी बोल देते हैं। तो जो रोम है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारी इनकी फुल फॉर्म्स हैं, ये आप अभी नोट कर लीजिए या जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वहां पे भी ये सारी जो फुल फॉर्म्स हैं मैं आपको दोबारा बताऊंगी। तो ये हमारी सारी क्लासिफिकेशन है प्राइमरी मेमोरी की। हमारी प्राइमरी मेमोरी इन पार्ट्स के अंदर इस तरीके से क्लासिफाइड है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये चीज आप प्लीज ध्यान से समझते रहिए साथ साथ। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा वो पार्ट जरूर सुन लीजिए।
चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइडेड है। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके 4 पार्ट्स हैं। एम डिस्क, ये कुछ नहीं है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, एम टेप। एम टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप। चलिए इसकी आगे क्लासिफिकेशंस देखेंगे। जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके अंदर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारे पास CD है, DVD है, BRD है और HBD है, और ये उनके स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं कि वो कहाँ तक जो है रेंज करती हैं उनकी स्पेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी देखेंगे। फ्लैश मेमोरी के अंदर हमारे पास है मेमोरी कार्ड एंड देन वी हैव पेन ड्राइव। एम टेप की आगे क्लासिफिकेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक चार्ट है जो कि पूरा ये डिफाइन करता है कि प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप लोग अपने फोन पे या लैपटॉप पे कहीं पे भी देख रहे हैं, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, ये आपके आगे काफी काम आएगा पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है। मैं अभी 1 सेकंड के लिए रुकना चाहूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। चलिए अब इसी के अंदर मुझे आपसे एक चीज और आप शेयर करनी है। एक चीज होती है वॉलेटाइल या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी कि वो क्या होती हैं, पर इस स्लाइड के लिए, इस चार्ट के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये जो लाइन है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सारा जो पार्ट है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो राइट हैंड साइड है वो सारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। उसका क्या मतलब हुआ कि इस लाइन के लेफ्ट में क्या है? कैश मेमोरी है एंड रैम है, और रैम की दोनों टाइप्स SRAM एंड DRAM है। ये जो है कैश मेमोरी, रैम, ये दोनों वॉलेटाइल मेमोरी हैं, जबकि जो सारी सेकेंडरी मेमोरी है सारी की सारी, और रोम, PROM, EPROM, EEPROM, ये सब जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ये जो मैंने आपको ये बात बताई है ये आपको याद करने के लिए भी बहुत आसान रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरीके से वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइड हो रही है आगे चल के। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से बड़ा सा करके नोट बना लीजिए कि जो रोम है वो और सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, कैश मेमोरी एंड जो रैम है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग अभी जो हम पढ़कर आए हैं उसे थोड़ा सा आगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारी जो मेमोरी है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वॉलेटाइल होने के बेसिस पे किस तरीके से है, कि क्या वॉलेटिलिटी के ऊपर क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो जैसे हमने पहले भी बताया कि जो हमारी मेमोरी है वो वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर डिवाइड होती है। और वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि सिर्फ कैश मेमोरी एंड रैम जो है वो फॉल करती हैं। और जो रैम की आगे टाइप्स हैं, स्टैटिक मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी, वो भी इसी के अंदर वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आती हैं। और जो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है उसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि जो रोम है और जितनी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो सारी क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हैं। जो रोम है उसके आगे हमारे 3 टाइप्स थे, PROM, EPROM एंड E2PROM, वो भी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आती हैं। अब हमारी बारी इस चीज की है ये समझने की कि हमारी वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है। तो volatile memory is that memory of computer which is washed as soon as the power supply is cut off। अब हम क्या बोल रहे हैं कि volatile memory वो मेमोरी का हिस्सा है या वो मेमोरी है जिसके अंदर जो भी सामान है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट्स जो भी पड़ा है, ठीक है, वो सिर्फ वहां तब तक ही रहेगा जब तक उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई जो है मिल रही है। जैसे ही आप उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देना बंद कर देंगे वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां से वैनिश हो जाएगी, वॉश अवे हो जाएगी। अब अगर इसकी एक एग्जांपल लें तो जैसे कि आपके पास एक प्लेलिस्ट है 12-13 सॉन्ग्स की, उसमें से आपने कोई 4 सॉन्ग्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए और प्ले पे लगा दिए, ठीक है। अब वो प्ले हो रहे हैं, पर आपने बीच में अपना जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है वो स्विच ऑफ कर दिया, और आपने उसको जब दोबारा ऑन किया तो क्या वो गाने वैसे ही बजते रहेंगे? तो जी नहीं, वो गाने अब वहां से गायब हो चुके हैं जो आपने सिलेक्ट करके प्ले पे लगाए थे, अब वो नहीं बजेंगे।
क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि वो वहां पे वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर तब थे जो आपने सिलेक्शन की थी कि ये गाने प्ले करने हैं। तो अब वो जो डेटा है वहां से वॉश अवे हो चुका है, ठीक है। वहीं पे अगर हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें, तो जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो हमारी परमानेंट नेचर की होती है और उससे फर्क नहीं पड़ता कि पावर सप्लाई कट ऑफ हुई है या ऑन है, उसके अंदर जो डेटा है वो वैसे का वैसा वहीं पे रहता है, ठीक है, वो परमानेंट है। वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, वो टेम्परेरी है जब तक आप उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे रहे हैं, पर नॉन वॉलेटाइल के अंदर वो डेटा हमेशा वहीं पे रहता है। अगर अब आप देखें जितनी भी आप फाइल्स जो आप सेव कर देते हैं और जब आप अपना लैपटॉप ऑफ कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम दोबारा उसे चलाते हैं तो वो फाइल्स वहीं रहती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर जाके सेव हुई हैं, जो कि परमानेंट नेचर की हैं, वो ऐसे ही सिर्फ पावर सप्लाई बंद होने से डिलीट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस, और जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि वो चार्ट आपके बहुत काम आएगा, तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, कैशे एंड रैम, नॉन वॉलेटाइल क्या है, रोम एंड ऑल सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। अब ऑल सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर क्या क्या आता है वो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर चार्ट के अंदर सब कुछ नोट डाउन किया है, तो आप वहां से एग्जांपल्स लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्लैश एक्सटर्नल सोर्स। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा वो क्लासिफिकेशन थी वॉलेटिलिटी के ऊपर, अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये है सोर्स के ऊपर। चलिए देखते हैं। तो हमारे दो तरीके की जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुई हैं, वो है एक प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ये भी हमने चार्ट वाली स्लाइड के अंदर कवर किया था, सिर्फ हम उसे यहाँ पे दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। चलिए देखते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी क्या हमने एग्जांपल्स की थी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के आगे क्या क्लासिफिकेशन थी, रैम एंड रोम। अब जो रैम की टाइप्स थी, एस रैम, डी रैम, और रोम की टाइप्स थी वो भी सारी जो है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर फॉल कर रही थी, तो वो सारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, टेप, मेमोरी कार्ड, वो सारी यहाँ पे जो है एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पे जो बाकी की एग्जांपल्स हमने उस स्लाइड में कवर की थी आप वो भी लिख सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारे प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। चलिए थोड़ा सा और देखेंगे कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड टेम्परेरी इन नेचर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्परेरी इन नेचर है। Whatever is written in this memory is vanished the moment the computer is switched off. अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्परेरी नेचर की है, और इसके अंदर जो भी लिखा होता है जैसे ही इसकी जो सप्लाई है, कंप्यूटर सप्लाई बंद होती है, वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अब हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है अगर उसकी बात करें, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है इज एक्सटर्नल मेमोरी एंड परमानेंट इन नेचर। ये इंटरनल मेमोरी नहीं होती है कंप्यूटर की, ये बाहरी मेमोरी होती है और परमानेंट होती है नेचर में। इसके ऊपर जो भी लिखा होता है वो वैनिश अवे नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रोम है उसे तो हमने बोला था वॉलेटिलिटी के अंदर कि वो नॉन वॉलेटाइल है, उसका जो डेटा है वो कहीं भी गायब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम उसे बोलते हैं कि वो प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी के जो डेटा है वो वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिफाई कर दूं, जो रोम है जी हाँ वो प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है बिल्कुल, पर जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। जो मैंने आपको वॉलेटिलिटी की स्लाइड में बोला वो है इसके लिए अप्लाई होता है कि जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है, पर वो एक प्राइमरी मेमोरी का कंपोनेंट है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए फ्रेंड्स हमारा आज का अगला टॉपिक जो है वो देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोगों ने ये तो जान ही लिया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं।
तो चलिए थोड़ा सा और उन्हें आगे डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस की लाइन एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इन दोनों के बीच में। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था कि किस तरीके से मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क जो थी वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फॉल कर रही थी। तो ये वही क्लासिफिकेशन है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेजेस आर कनेक्टेड थ्रू डेटा बसेस टू सीपीयू। अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, वो सीपीयू के साथ जो डेटा है वो कैसे कनेक्ट जाता है, वो डेटा बसेस के थ्रू जाता है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेजेस आर कनेक्टेड थ्रू डेटा केबल्स टू सीपीयू। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक डेटा बस यूज होती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक डेटा केबल यूज होती है। प्राइमरी मेमोरी डज नॉट रिटेन डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं, वो देना बंद कर देंगे, पावर सप्लाई बंद कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, उसका जो डेटा है वो सारा रिटेन नहीं रखेगा, ठीक है। वहीं पे जो सेकेंडरी मेमोरी है, इवन व्हेन पावर इज ऑफ इट विल रिटेन द डेटा। अगला पॉइंट देखेंगे, प्राइमरी मेमोरीज आर फास्टर टू इंटरैक्ट विद द माइक्रोप्रोसेसर। अब जो प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है प्रोसेसर के साथ, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्टर है, ठीक है। वहीं पे जो सेकेंडरी मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो है, क्योंकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती। अगला देखेंगे तो बाकी के जो डिफरेंसेस हैं, तो प्राइमरी मेमोरीज आर नोन एज मेन मेमोरी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो मेन मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं, दे आर आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बुलाते हैं हम इन्हें, बैकअप मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। और इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि टेप्स, हार्ड डिस्क, सीडी रोम्स, डीवीडीज, ठीक है। आप कितनी भी लिख सकते हैं, हम सारी चार्ट वाली स्लाइड में नोट कर चुके हैं। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी स्टोरेजेस आर टेम्परेरी। हमने बताया कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्परेरी होती है, क्योंकि उसका जो डेटा है वो वैनिश हो जाता है जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है इसे मिलनी बंद होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव एंड स्मॉलर। अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी एक्सपेंसिव होती है और स्मॉल होती है। वहीं पे जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सस्ती होती है और काफी बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्राइमरी मेमोरीज आर फास्टर टू इंटरैक्ट विद द माइक्रोप्रोसेसर एंड सेकेंडरी मेमोरीज आर स्लोअर देन द मेमोरीज, ठीक है, वो थोड़ी स्लो होती हैं। अब नेक्स्ट हम जो मेमोरी पढ़ने वाले हैं वो है कैश मेमोरी, ठीक है। तो चलिए, अ कैश is a temporary storage area where frequently accessed data can be stored for rapid access. अब जो हमारी कैश मेमोरी है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया उसकी तरह समझिए, जहाँ पे हम जो हमारा डेटा है उसे जल्दी से जल्दी एक्सेस करने के लिए वहाँ पे कुछ डेटा को जो है रखा जाता है। अब कैशे को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका ब्राउजर है वो एक कैशे मेंटेन करता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट को एक्सेस किया, ठीक है, तो आपका एक्सेस डेटा क्या है, वो वेबसाइट का डेटा। अब आपका जो कंप्यूटर है वो कैश मेमोरी के अंदर उसके कुछ डिटेल्स को जो है सेव कर लेगा, ताकि जब आप दोबारा उसको सर्च करेंगे, उसी वेब पेज को ओपन करेंगे, तो वो जल्दी से लोड हो जाएगा, वो एक आपको रैपिड एक्सेस दे पाएगा। तो वो है हमारी कैश मेमोरी। It is a smaller and faster memory which stores copies of the data from the main memory locations. अब ये छोटी, this is smaller and very fast memory, ठीक है, जो क्या करती है, आपके डेटा की कॉपीज को, कुछ कॉपीज को अपने पास स्टोर कर लेती है मेन मेमोरी की लोकेशन से। अगला देखेंगे, when the data is stored in the cache, the CPU can access it quickly rather than retrieving the original data with decreases access time.
अब क्या बोल रहा है कि जब हमारी कैशे के अंदर जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है, तो जो हमारा सीपीयू है उसे प्राइमरी मेमोरी जो हमारी है उसके पास जाके, जो हमारी मेन मेमोरी है, वहां से रियल डेटा को फेच नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस टाइम कम हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका जो पेज है जिसे आप लोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जल्दी से मिल जाता है। Thus, cache expedites data access and enhances the performance of CPU. अब क्योंकि ये जल्दी से आपका काम कंप्लीट कर देती है और सीपीयू को इतने सारे मेमोरी का जो है मेन मेमोरी से एक्सेस करने का लोड नहीं लेना पड़ता, तो इससे क्या होता है, डेटा एक्सेस जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और परफॉर्मेंस जो है सीपीयू की वो भी बहुत बेटर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। अब ये आप नोट कर लेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो कैश मेमोरी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो वो सीपीयू रजिस्टर्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। अब अगर हम सोचे कि जो कैश मेमोरी है वो होती कहाँ पे है, तो जो कैश मेमोरी है इट इज बिटवीन द रैम एंड द प्रोसेसर। मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेसर है वो हमारी जो है प्राइमरी मेमोरी है उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे हमारी क्या हुई, रैम की हम बात कर रहे हैं। तो जो कैश मेमोरी है वो प्रोसेसर और रैम के बीच में आती है। तो यहाँ पे एक मैं आपको इलस्ट्रेशन देना चाहूंगी। तो देखिए यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है। अब जब तो अगर सपोज कीजिए ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये छोटा सा होता तो जल्दी से आप यहाँ से यहाँ पे जंप करके भी पहुंच जाते, पर क्योंकि अब ये गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक स्टिक लिया और उसकी मदद से आपने जल्दी से उसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। ये एक आपने शॉर्टकट की तरह बना लिया अपने लिए जाने के लिए। तो इसको हम ये समझें कि सपोज ये वाला जो एरिया है ये हमारी रैम है, ठीक है, और ये हमारा प्रोसेसर है। अब जो हमारा डेटा है उसे रैम से प्रोसेसर तक जाना है, करेक्ट। अब इतना ज्यादा घूमना पड़ेगा, इतना सारा सब काम करना पड़ेगा, तो उसकी बजाय हमने क्या किया, एक कैशे बनाया और हम जल्दी से प्रोसेसर तक पहुंच गए। अब इसने क्या किया, ये रैम से इसने एक स्टिक ली, उसके भरोसे इसने स्विंग ली और ये प्रोसेसर तक पहुंच गया। अब जो कैशे है इस पे क्या हुआ, अब आप स्टिक को लेके वहां पे बीच में सेंटर में खड़े तो नहीं रहेंगे, राइट। तो आपने जल्दी से अपना स्विंग लिया, जिसका क्या मतलब है कि जो कैशे है वो बहुत ही फास्ट है, ठीक है। और उसका जो एरिया था, लाइक इसकी जो चोंच है जिसके बेसिस पे ये खड़ा है स्टिक के ऊपर, वो बहुत ही छोटी सी है। तो कैशे हमारी स्मॉल इन साइज है और क्या है, बहुत ही फास्ट काम करती है, और ये रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है। आई होप आपको इस डायग्राम के साथ ये चीज याद रह जाएगी। ये जो डायग्राम है ये मैं इंटरनेट पे ही आई केम अक्रॉस इट और ये मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और याद रखने के लिए भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हम अभी कवर करने वाले हैं टॉपिक वो देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रैम के बारे में। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रैम डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट एक ओवरव्यू के लिए क्विक सा हम याद कर लेते हैं कि हमने रैम के लिए क्या पढ़ा था। जो रैम है बेसिकली वो हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर आती है, और जो रैम है उसकी दो टाइप्स होती हैं, जो कि है एस रैम एंड डी रैम। अब जो डी रैम है उसका क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्टैटिक रैम जो है वो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और हमने और क्या पढ़ा था रैम के लिए, कि जैसे ही इसको कंटिन्यूस सप्लाई जो है मिलना बंद होता है, आप अपना कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ कर देते हैं, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो रिटेन नहीं होता है, वो सारा जो कंटेंट है वो वॉश अवे हो जाता है, करेक्ट। ये हमने रैम के बारे में पढ़ा था। चलिए अब आगे देखेंगे DRAM। सो DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने ये क्या बोला है इसके अंदर कि जो आप मेमोरी है उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, और जो डायनामिक में है आप उसको डायनामिक तरीके से कर सकते हैं। अब है रिटेंशन। It loses its stored information in a very short time even when the power supply is on.
ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हम बोल रहे हैं कि जो डी रैम टाइप की रैम होती है उसके अंदर जो डेटा होता है वो बहुत जल्दी जो है वो वैनिश हो जाता है, इवन व्हेन दी सप्लाई इज ऑन, कि आपने उससे सप्लाई जो है वो बंद नहीं की, आपने कंप्यूटर ऑफ नहीं किया, स्टिल जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती उसके पास, उसको कंटिन्यूअस रिफ्रेश की जरूरत होती है। वहीं पे जो SRAM है, इट कैन रिटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन, जिसे हम पीरियोडिक रिफ्रेश बोलेंगे कि उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि जब तक आप पावर सप्लाई ऑफ नहीं करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन रिटेन होगी, लेकिन डी रैम के साथ ऐसा नहीं होता है, डी रैम के साथ थ्रू आपको उसको कंटिन्यूस जो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है। कॉस्ट, इट इज चीपर देन SRAM, अब जो DRAM है वो SRAM से सस्ती होती है। कॉस्ट ऑफ SRAM, इट इज कॉस्टलियर देन DRAM, सेम चीज। अगला पॉइंट है स्पीड, DRAM जो है हैज लोअर स्पीड इन कंपैरिजन टू SRAM, अब जो हमारी DRAM है उसकी जो स्पीड है वो कम है, ठीक है, एंड SRAM में हम लोग लिखेंगे इट हैज हायर स्पीड एज कंपेयर टू DRAM। अगला पॉइंट है पावर कंजम्पशन के ऊपर, इट कंज्यूम्स लेस पावर एज कंपेयर टू SRAM, जो हमारी DRAM है वो कम पावर जो है कंज्यूम करती है, उसे कम पावर चाहिए ऑपरेशन के लिए, जहां की जो हमारी SRAM है वो ज्यादा पावर जो है कंज्यूम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टोरेज, डेटा इज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स, जो हमारी DRAM है उसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेटा है वो किस फॉर्म में या किसकी हेल्प से DRAM में स्टोर होता है, तो वो कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से होता है, उनके थ्रू हम 0 और 1 के फॉर्म में अपना जो डेटा है वो स्टोर करवाते हैं। वहीं पे जो हमारी SRAM है उसके अंदर जो स्टोरेज है वो फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से होती है, जो हमारी बिट्स हैं 0s and 1 वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाके स्टोर होती हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे टाइप्स ऑफ रैम के अंदर, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम के अंदर। चलिए, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वैपिंग, ये हमारा जो रैम है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि क्या है। The swapping basically is the process used by operating system to increase the utilization of the processor by exchanging data between the hard disk and the RAM। अब हमने क्या बोला कि जो स्वैपिंग है वो एक प्रोसेस है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलाइजेशन, जो वो काम कर रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है, यूटिलाइजेशन है, उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डेटा है वो हमारी हार्ड डिस्क जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है एंड द रैम जो कि हमारी मेन मेमोरी होती है, उसके बीच में डेटा स्वैप इन स्वैप आउट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। अब इसका ऐसा क्यों है, हमें स्वैपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है वो देखेंगे। If RAM capacity is low and the work of processing is more, the swapping technique moves some blocked processes from the main memory to the secondary memory so that the speed of process becomes high। तो अब ऐसे समझिए कि एक मेन मेमोरी है, हमने ये चीज पढ़ी थी पीछे डिफरेंसेस के अंदर कि जो मेन मेमोरी होती है उसका साइज कम होता है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोसेसर है वो सिर्फ डायरेक्टली मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है। तो अब जब एक प्रोसेसर को कुछ भी प्रोसेसेस करने हैं तो उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे स्टोर होने चाहिए, मेन मेमोरी के अंदर। अब जो मेन मेमोरी है वो एक टाइम पे मान लेते हैं कि कोई 4 ही जो प्रोसेसेस है उसे प्रोसेस कर पा रही है, उतनी ही उसके पास मेमोरी है। अब उसमें से कोई एक प्रोसेस ऐसा है जो कि वेटिंग स्टेट में चला गया या कोई सस्पेंडिंग स्टेट में चला गया। अब फॉर एग्जांपल कि कोई 4 ऐसे प्रोसेस ले लीजिए, जैसे कि आप गाने सुन रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे आपका प्रिंट आउट निकल रहा है, आप नेट चला रहे हैं
और आप कोई लेटर भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 चीजें आपकी जो है मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड हैं और ये एक टाइम पे हो रही हैं। अब जो आपका प्रिंटर है उसमें से मान लीजिए शीट्स जो है वो खत्म हो गई, प्रिंटर के अंदर पेजेस खत्म हो गए, तो अब जो प्रिंट निकालने का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट पे आ गया, वो एक बार के लिए सस्पेंड हो गया, वेटिंग स्टेट में चला गया, क्योंकि जब तक आप प्रिंटर के अंदर दोबारा से पेज नहीं डालेंगे प्रिंट नहीं निकल सकता। अब वो जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी के अंदर है पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने हैं। तो उस टाइम पे अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जो हमारा प्रोसेस जो प्रिंट निकालने वाला हॉल्ट पे चला गया, वेटिंग स्टेट में चला गया है, उसको वो स्वैप कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, उस प्रोसेस को मेन मेमोरी से निकाल के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रख देगा। यहाँ पे मान लीजिए कि जो P2 प्रोसेस है वो हमारा प्रिंट निकालने का प्रोसेस है, तो उसने क्या किया, उसको मेन मेमोरी से उठा के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रख दिया। अब मेन मेमोरी के अंदर जगह बन गई कि वो किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके, तो उसने क्या किया, P2 जो था प्रोसेस वो सेकेंडरी मेमोरी में रख दिया और सेकेंडरी मेमोरी से कोई और प्रोसेस लेके उसने मेन मेमोरी के अंदर रख दिया और उसको अब वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये एक चीज और समझिए कि जो आपने प्रोसेस अभी सेकेंडरी मेमोरी में रखा, तो मान लीजिए कि अब उसके बाद आपने जो आपके प्रिंटर था उसके अंदर आपने पेजेस इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब वो दोबारा से काम कर सकता है, तो कोई बात नहीं, जब हमारी मेन मेमोरी के पास दोबारा स्पेस थी तो वो दोबारा जो प्रोसेस है वो दोबारा घूम के जो है दोबारा से मेन मेमोरी उसको ले लेगी और जो जो प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा वो यहाँ से खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैपिंग, जो सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ताकि हमारे प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन बढ़ सके। उसके अंदर हम मेन मेमोरी से और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बीच में डेटा का एक्सचेंज करते हैं, ये हमारा है स्वैपिंग का प्रोसेस। चलिए, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रोम। तो इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमें रोम के बारे में क्या क्या पता है। जो रोम है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर आता है। जो रोम है उसके आगे 3 टाइप्स होती हैं, जो कि है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे हम पीरोम बोलते हैं, उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे हम EEPROM बोलते हैं, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे हम EEPROM या फिर E2PROM बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी 3 टाइप्स हैं और हमें रोम के बारे में ये चीज पता है कि जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है कट ऑफ कर देते हैं तो इसके अंदर जो डेटा है वो रहता है, वो रिटेन करता है, क्योंकि जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इसकी टाइप्स के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले इट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो PROM को हम लोग FPROM भी बोल देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप नोट कर सकते हैं। अब F का क्या मतलब है यहाँ पे, फील्ड। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी, ये एक डिजिटल मेमोरी की फॉर्म में है। PROMs आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स परमानेंटली, ठीक है। जो PROMs है उसके ऊपर जो प्रोग्राम है वो परमानेंटली स्टोर होता है। Its main difference from a ROM is that the programming is applied after the device is constructed. अब क्या है कि जो हमारी रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है कि आप सिर्फ उसके अंदर जो भी दिया गया है उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, करेक्ट। अब जो हमारी PROM है उसमें क्या है कि जब आपको एक रोम बना के दे दी गई, ठीक है, उसके ऊपर जब आप उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं उसे हम PROM बोलते हैं, ठीक है। They are frequently used in video game consoles or such products as electronic dictionaries. अब जो हमारी PROMs हैं उनका जो हम सबसे ज्यादा यूज है वो हम कहाँ देखते हैं, हम उन्हें वीडियो गेम्स में सबसे ज्यादा यूज होता हुआ देखते हैं। उसके बाद है the programs written in ROM cannot be edited or erased, but PROM memory can be programmed. Programs are written on a semiconductor. अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि हम प्रोग्राम लिख सकते हैं वो सेमीकंडक्टर के ऊपर जो है
लिखा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इरेज कर सकते हैं। पर जो हमारी पी रोम है उसके अंदर क्या है, आपकी रोम हमें जब दे दी जाती है उसके ऊपर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है EEPROM। Such a memory can be erased and the chip can be reprogrammed। अब इसमें क्या डिफरेंस आता है, हम इसके आगे हमारे पास ई लग गया है। ई का क्या मतलब है, इरेजेबल, मतलब जो इसके ऊपर लिख दिया गया है आप उस डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप दोबारा से कोई और प्रोग्राम लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने पहले कोई एक गेम की कोडिंग लिख दी, ठीक है, उसके बाद आप उसको दोबारा इरेज करके कोई नई गेम की कोडिंग लिखना चाहते हैं, प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो वो EEPROM पे पॉसिबल है। Such memory can be erased when the chip is exposed to ultraviolet light। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट से है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जो इसके ऊपर रीप्रोग्राम आपको करना है वो उससे पहले जो डेटा है वो इरेज करना होगा। और वो इरेज कैसे होगा, वो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर एक्सपोज करने से आपकी जो रोम है तब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज E2PROM। सी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन E2PROM। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि उसका दूसरा नाम क्या है, E2PROM है। It is a non-volatile storage device used in computers to store small amounts of volatile data। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हमने बताया है कि एक नॉन वॉलेटाइल डिवाइस है जिसके अंदर डेटा रहता है, गायब नहीं होता है। इसको हम कुछ छोटे मोटे जो हमारा डेटा होता है जो कि वॉलेटाइल होता है वो हम इसके ऊपर स्टोर करते हैं। और इसके अंदर जो मेन चीज नोट करने की है वो ये है कि जो इसका डेटा है अगर आपको इसको इरेज करना है ताकि आप दोबारा प्रोग्राम कर सके तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू जो है इरेज होता है। इलेक्ट्रिक इज दिस फर्स्ट ही वी आर सेइंग ना इलेक्ट्रॉनिकली, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करने से जो आप इस पे डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं और उसको बाद में दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग हमारी जो पुरानी स्लाइड्स हैं उनके अंदर रैम और रोम के बारे में जान चुके हैं कि वो क्या होती है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं। चलिए एक बार अब उनके अंदर डिफरेंस देख लेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रोम के अंदर पहला पॉइंट है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं पे जो रोम है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। Second point देखेंगे, that is function of RAM. It means the CPU can directly access any address location of RAM memory. RAM is a quickly accessible memory of the computer. जैसे हमने पहले भी किया था कि जो हमारी RAM है वो हमारे CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है और हमारा जितना भी जो डेटा है RAM के अंदर वो जो हमारा CPU है बहुत आसानी से और बहुत क्विकली एक्सेस कर सकता है। वहीं पे रोम का फंक्शन देखेंगे, द डेटा इन रोम कैन ओनली बी रेड बाय सीपीयू बट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। द सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द रोम मेमोरी। The data has to be first transferred to the RAM and then the CPU can access the data of the RAM। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो रोम है उसके अंदर जो डेटा है वो हमारा सीपीयू डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकता। रोम का जो डेटा है उसे पहले हमें रैम के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा और जब वो रैम में आ जाएगा तभी हमारा जो सीपीयू है उसे एक्सेस कर सकता है। यूज देखेंगे रैम का, यूज टू स्टोर द डेटा दैट हैज टू बी करंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू टेम्परेरीली। अब रैम के अंदर क्या स्टोर होता है, वो डेटा स्टोर किया जाता है जो कि अभी सीपीयू को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। ठीक है, वहीं पे जो यूज ऑफ रोम अगर हम देखें, यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप ऑफ द कंप्यूटर। अब जो हमारा रोम है उसके अंदर वो डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं जो कि एक हमारे कंप्यूटर को बूटस्ट्रैप के टाइम पे जिस डेटा की जरूरत होती है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रैम के अंदर वॉलेटिलिटी। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। जो हमारी रैम है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, वहीं पे जो रोम है इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन पावर। रैम कैन नॉट होल्ड डेटा विदाउट पावर। तो जो कि हमने अभी बताया कि वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल से हम क्या बताया है कि जो रैम है उसके अंदर डेटा तभी तक रिटेन रहता है जब तक उसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिल रहा है। वहीं पे जो रोम है
वो अपना डेटा रिटेन कर। आगे चलते हैं और हमारे और डिफरेंसेस देखते हैं रैम और रोम के बीच में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज। A RAM chip can store multiple GB, that means gigabytes of data ranging from 1 GB to 256 GB per chip. तो जो हमारी रैम के अंदर जो हमारी चिप होती है उसके अंदर जो डेटा है वो 1 GB से लेके 250 GB तक हम एक चिप के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। वही जो हमारा रोम है उसके अंदर जो चिप होती है उसके ऊपर हम बहुत सारे MB स्टोर कर सकते हैं विच इज यूजली बिटवीन 4 MB to 8 MB पर चिप। एक चिप के ऊपर 4 MB से लेके 8 MB तक का जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको जीबीज और एमबीज की जो कन्वर्जन्स है वो नहीं आती हैं या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी और आपको सारे यूनिट्स की जो कन्वर्जन्स हैं वो बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेचर ऑफ रैम। रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। इसका क्या मतलब है कि जो रैम है उसको आप रीड भी कर सकते हैं और उसके अंदर आप राइट भी कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारी रोम है इट इज रीड ओनली मेमोरी, आप उसका जो डेटा है उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड। तो जो हमारा रैम के अंदर डेटा होता है आप उसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, पर जैसे कि हमने कहा कि जो रोम है उससे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, तो जो उसका डेटा है उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैपेसिटी ऑफ रैम। रैम इज कंपैरेटिवली बिगर देन रोम। जो हमारी रैम होती है उसकी कैपेसिटी रोम से ज्यादा होती है, तो हम रोम में लिखेंगे कि जो उसकी कैपेसिटी है वो रैम से कम है। ठीक है, तो कॉस्ट की बात करेंगे। रैम इज अ कॉस्टलियर मेमोरी। रैम की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है और जो रोम की कॉस्ट है वो रैम से कम होती है। नेक्स्ट इज टाइप। अब हमने रैम की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप्स थी? हमने पढ़ी थी एस रैम एंड डी रैम विच इज नथिंग बट स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। वहीं पे हमने रोम की क्या टाइप्स पढ़ी थी? 3 टाइप्स थी, टी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम, जिसे हम ई2 प्रोम भी बोल देते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्किंग ऑफ रैम। RAM chip is used in the normal operations of a computer once the operating system has been loaded. जो RAM है वो मेमोरी कब पिक्चर में आती है? जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है, कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद जो है रैम चिप्स की यूज किया जाता है नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए। वहीं जो हमारा रोम है दैट इज यूज्ड जब हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्टअप प्रोसेस में होता है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उस टाइम के अंदर हमें जो बूटस्ट्रैप की स्टोरेज की फाइल्स की हमने बात की वो हमें चाहिए होती हैं, तब हमारी रोम की वर्किंग यूज में आती है। चलिए गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखे हैं। हमने सारा कुछ देखा कि मेमोरी क्या है, उसके बाद हमने एक ओवरऑल चार्ट देखा, उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी वॉलेटिलिटी के ऊपर और एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज के ऊपर। फिर हमने ये देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कैश मेमोरी क्या है, रैम मेमोरी क्या होती है और उसके कौन सी टाइप्स है, उन टाइप्स के बारे में सीखा। स्वैपिंग के बारे में सीखा। रोम क्या होता है, रोम की क्या टाइप्स हैं, उनकी डिटेल्स सीखी। तो हमने हमारा जो पूरा का पूरा प्राइमरी मेमोरी वाला जो सेक्शन है वो हमने लेटर वीडियो में कवर किया और स्टार्टिंग में हमने सब कुछ जनरल मेमोरी के बारे में कवर किया। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंडरी जो हमारी मेमोरी है, जितनी भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। सो जस्ट हिट दी सब्सक्राइब बटन एज वेल एज दी बेल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगी। और गाइज इस वीडियो के अंदर अगर आपको ये लगा हो कि मैंने वर्चुअल मेमोरी का जो टॉपिक है वो नहीं कवर किया है और आपको उस टॉपिक को समझना है, आपको उस टॉपिक की जरूरत है, आपके सिलेबस में है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं आप वो वाला टॉपिक भी जरूर कवर करवा दूंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज ये कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, मुझे पता चले कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, थैंक यू।